हम ट्रांसों की फीलिंग कोई नहीं समझता, लेकिन किन्नरों को तो कोई उस नज़र से देखता ही नहीं कि हाँ ये इस समाज का हिस्सा है। किन्नरों को तो यही नहीं समझते कि ये इसी दुनिया के हैं, ये समझते पता नहीं कौन अजीब चीज़ है ये। किन्नरों का कोई वजूद नहीं समझते ये लोग कि इनका भी कोई वजूद होता है, ये भी इंसान है, इनकी भी फीलिंग है, इनके भी कुछ राइट है। परिवार वाले क्या उनकी इज्जत होती है, वो जो कहते हैं हमारी क्यों बेइज्जतियाँ करा रहे हो, ये है वो है। तो फिर हमने सोचा कि हमारा जीवन तो अलग ही होता है, हमारे परिवार में भी हमारे लिए कोई जगह नहीं होती है। आपकी नमस्कार, मैं हूं अंजलि सरोज और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे उस खास कार्यक्रम में जहां हम मौजूद हैं समाज के उन लोगों के बीच जिन्हें अक्सर देखा तो जाता है लेकिन समझा नहीं जाता। हम मौजूद हैं उन लोगों के साथ जिनकी पहचान पर सवाल उठते हैं और जिनकी ज़िंदगी का मजाक बनाया जाता है, जिनकी तकलीफ़ों को अनसुना कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाज में रहने वाले थर्ड जेंडर की, जिन्हें संविधान में बराबरी का हक तो दिया गया है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। तो आइए हम बात करते हैं उन लोगों से और उन्हीं की कहानी को जानते हैं कि आखिर वो कैसा महसूस करते हैं इस समाज में रहकर। सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम पल्लवी है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और कम से कम मुझे 28 साल हो गए दिल्ली में रहते रहते हैं। हाँ, तो आप दिल्ली में कैसे आई? मैं छोटी सी थी तो मैं पढ़ाई करती थी राजस्थान में, फिर मैंने 9th पास करा और दिल्ली आ गई। मेरा क्योंकि गांव में लोग कमेंट करते थे कि ये ऐसा है वैसा है और ये ऐसे चलता है वैसे चलता है, लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग थी वो मुझे ही पता था, बट और कोई नहीं समझता। हम ट्रांसों की फीलिंग कोई नहीं समझता, लेकिन किन्नरों को तो कोई उस नज़र से देखता ही नहीं कि हाँ ये इस समाज का हिस्सा है। किन्नरों को तो यही नहीं समझते कि ये इसी दुनिया के हैं, ये समझते पता नहीं कौन अजीब चीज़ है ये। किन्नरों का कोई वजूद नहीं समझते ये लोग कि इनका भी कोई वजूद होता है, ये भी इंसान है, इनकी भी फीलिंग है, इनके भी कुछ राइट है, कोई नहीं समझ। आपको कब एहसास हुआ कि आप इस समाज से अलग हैं? मुझे तो जब मैंने घर छोड़ा, घर भी कमेंट करते थे लोग बात, तो मैंने घर छोड़ा, मैंने पढ़ाई की वजह से अगल बगल वाले लोग जैसे पड़ोसी लोग होते हैं कमेंट करते, स्कूल में कमेंट करते हैं, आने जाने में रास्ते में लोग कमेंट करते कि ऐसा है, ऐसे है, वैसे है, ऐसा चलता है वैसा चलता है, लड़कियों की तरह रहता है। लेकिन हमारी जो फीलिंग है ना वो हमें पता होता है, लोग कमेंट करते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने घर छोड़ दिया अपना परिवार। आपके परिवार वालों ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया था? परिवार वाले क्या, उनकी इज्जत होती है, वो जो कहते हैं हमारी क्यों बेइज्जतियाँ करा रहे हो, ये है वो है। तो फिर हमने सोचा कि हमारा जीवन तो अलग ही होता है, हमारे परिवार में भी हमारे लिए कोई जगह नहीं होती है। आपकी क्या उम्र थी जब आपको मतलब पता चला कि आप समाज से अलग हैं? मैं 13-14 साल की थी। अच्छा, उस वक्त आपके परिवार का रवैया क्या था आपके साथ? बहुत गरीब था हमारा परिवार, बहुत ज़्यादा गरीब था। मतलब लोग बागों के और कमेंट सुन सुन के तो और ज़्यादा मतलब उन्हें शर्म महसूस होती थी। मेरा भाई था, वो भी साथ में चलने से कतराता था, सोचता था यार तू ऐसे क्यों चलता है, ये वो। मेरे जो भी हैं रिश्तेदार वगैरह कहीं भी जाती थी तो मुझे सब लोग ऐसे ही बोलते थे, तुम तो ऐसे रहते हो, तुम तो वैसे रहते हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेकिन उन्हें नहीं पता था मेरी फीलिंग क्या है। वो खुद मुझे ही महसूस होने लगा कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, क्या कमी है। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा फैमिली में रहने से, तो इस वजह से मैं दिल्ली आ गई। मैं एडमिशन कराया था और मैं 8वीं मैंने पास किया था, 9th में आ गई थी, 9th छोड़ के फिर मैं आ गई। स्कूल में भी बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा था? अच्छा था, मतलब गर्ल्सों के साथ मेरी अच्छी लगती थी, मुझे अच्छा लगता था, और लड़कों के साथ में मुझे कहीं भी घूमना फिरना बैठना उठना अच्छा नहीं लगता था, और गर्ल्सों के साथ बहुत अच्छा लगता था मुझे बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही। हाँ, और लड़कों में इंटरेस्ट नहीं, मतलब इतना बातचीत करना या दोस्त बनाना लड़कियों को ही बनाती थी मैं। गांव में भी या लेडीजें होती थी अड़ोस पड़ोस में, उनसे दोस्ती करती थी, लेकिन लड़कों से नहीं इतना। तो जो आपका गांव था या आपके स्कूल के साथी सब लोग थे वो आपको किस नज़र से देखते थे? उल्टा सीधा बोलते थे, मैडम जी, बहन जी, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, तो अच्छा नहीं लगता था। आप उनको जवाब नहीं देते थे? जवाब क्या दूँ, फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे ना, तो मैं अकेली होती थी, तो फिर मैं क्या बोल ही पाती, उनको बोल भी नहीं सकती थी ना। तो आपने खुद ही फैसला किया अपने घर छोड़ के आने का? हाँ, मैंने खुद ही फैसला किया, मैंने सोचा ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मेरा तो अलग जगह है कहीं। दिल्ली आने के बाद का आपका सफ़र जो है वो कैसा रहा? मेरे ना भाई लेके आए थे मुझे दिल्ली काम के सिलसिले में कि चलो वहाँ पे कंपनी में, फैक्ट्री में कहीं भी काम कर लेना और रहते रहना, जब पढ़ाई नहीं करनी तो मैं तो काम कर लेना। तो फिर मैंने काम भी किया कई साल तक,
7-8 साल तक काम करा। आप जहाँ काम करते थे वहाँ पर लोगों को आपके बारे में पता था, तो कैसा व्यवहार था उनका? सब उल्टा सीधा बोलते थे, कोई मौगा बोलता था, कोई छक्का बोलता था, कोई पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि लड़कियों की तरह चलता है, लड़कियों की तरह रहता है। लेकिन जो चीज़ मेरे अंदर है ना वो मुझे ही पता है, मतलब सामने वाले इंसान नहीं समझते। हमारी फीलिंग है तो कोई नहीं समझता है यार, सरकार तक नहीं समझती तो और कोई तो क्या समझेगा। क्योंकि सरकार ने ना एक उज्ज्वल योजना निकाली थी जिसमें कि महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलता था जी। और हम लोगों से मतलब वोट तो हम देते ही हैं, हम भी तो नागरिक हैं दिल्ली के, हम भी वोट देते हैं। लेकिन वो चीज़ वो स्कीम सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों, हम ट्रांसों के लिए क्यों नहीं थी? ट्रांसजेंडर को जो कहा गया कि सरकारी कामों में भी इनकी बराबरी की भागीदारी होगी, इनको बराबर का सम्मान दिया जाएगा, हक दिया जाएगा, ये सब सच में है? ये तो सरकार का एक वो होती है, मतलब फॉर्मेलिटी होती है, वो तो पूरा करती है सरकार। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ट्रांस भी है इस दुनिया में, इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, इनका भी तो कुछ राइट होता है यार। इनको भी, हम भी तो खाना बनाते हैं घर में, हम भी एक परिवार की तरह रहते हैं अपने घर में। मान लो कि हमारे मतलब बच्चे नहीं होते, लेकिन हमारा खुद का पेट होता है, हम खुद खाना बनाती हैं और हम खुद किरायों पे रहती हैं। हमारे लिए मकान नहीं कहीं भी। दिल्ली में बहुत सारी मतलब जैसे कि झुग्गियाँ डाल लेते लोग, तो उनको तोड़ करके फिर से कहीं फ्लैट दिया जाता है, कहीं कमरा दिया जाता है, जगह बनाया जाता है उनके लिए। कोई मतलब ऐसा जन योजनाएं खोली जाती हैं उनके लिए कि यहाँ आवास योजना है, आवास योजना, उनके लिए घर मकान दिया जाता है। हम ट्रांसों के लिए क्यों नहीं? तो जैसे लोगों को पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब बनता है, आप लोगों का ये सब कुछ बना हुआ है? कुछ नहीं, मेरा सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिससे कि वोट जा सके सरकार को। एक पैन कार्ड है, एक आधार कार्ड है और राशन कार्ड तो मेरा बना ही नहीं। मैं गई थी, किसी ऑफिस गई थी, तो वहाँ से बोला कि अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है राशन कार्ड की? अच्छा। हाँ, क्यों हमारा आपने बोला नहीं हमारा पेट नहीं है? मैंने बोला था तो बोला कि आप तो इतने पैसे वाले होते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इसकी राशन कार्ड की? मैंने बोला फिर उनसे कि आने वाले टाइम पे ना राशन कार्ड की बहुत ज़्यादा मान्यता है और बिना राशन कार्ड के बहुत सारी उलझनें आती हैं। आप कृपया मुझे राशन कार्ड का फॉर्म भर के दे दीजिए जो कि मेरा राशन कार्ड आ जाए। हम खरीद के खाते हैं, बताओ इतना महंगा कहाँ से लेंगे? सरकार सबको लाभ दे रही है, सब लाभ उठा रहे हैं, हम क्यों नहीं? हम ट्रांस बहने, हम तो भीख मांगते हैं इधर उधर लोगों से, जाके घरों में भीख मांगते हैं। कम से कम राशन आएगा तो कभी ऐसा मुसीबत परेशानी आ जाती है तो अपने घर में तो राशन बना के तो खा लूँगी मैं। लेकिन ऐसा नहीं, सरकार सुनती नहीं है। सबको मकान दे रही है, सबका सब कुछ है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो वोट देने के लिए आपका वोटर कार्ड बन चुका है, पैन कार्ड बन चुका है, जिससे आप वोट आप वोट देते हैं? हाँ, मैं बराबर वोट देती हूँ। मुझे कई साल हो गए, 10 साल लगभग हो गई होंगी वोट देते देते। लेकिन बस यही है, वोट लेने के लिए सभी आते हैं, लेकिन हमारी कुछ मतलब परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनका कोई पूछने नहीं आता। दिल्ली में आने के बाद आपने कैसे शुरुआत की? दिल्ली में आने के बाद में मैंने किराए पे कोई छोटा सा एक किचन लिया था, उसमें उसका 300 रुपये रेंट था। बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, 25 साल पहले की। 250-300 रेंट देती थी महीने का और कंपनी में 1200 रुपये में काम करती थी। तो चलता रहा, कुछ साल चला, कुछ महीने चला, कुछ साल चला, फिर ऐसे ही रहते रहते फिर मैंने कंपनी से काम छोड़ दिया। क्योंकि कंपनी में मुझे कमेंट करते थे लोग कि आप नहीं कर पाओगे, आपके बस का नहीं, ये सामान उठाना, ये करना, वो करना, आपके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग है, ये है वो है। तो फिर मैंने कंपनी का काम छोड़ दिया, मैंने अपना जेंडर चेंज करा। मैं किन्नरों में ही आ गई और किन्नरी थी, किन्नरों में ही आ गई और किन्नरों में ही रहती रही। फिर किन्नरों में गुरु जी होते हैं, गुरु माँ होती हैं जो सबके गुरु होते हैं, तो उन जैसे लोगों ने आपको सहारा दिया? हाँ, मुझे किन्नरों ने बहुत सहारा दिया। किन्नर बहुत सपोर्ट देते हैं और हम लोगों को किन्नर बहुत लाइक करते हैं और किन्नर बहुत प्यार करते हैं और किन्नरों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी और मैं ना काम करने में कामयाब हुई। मैं कमाती हूँ, अपना मांगती हूँ, इधर उधर मांग खा के अपना गुजारा करती हूँ। अपनी जीवन की यही है मैं बस सच्चाई मेरी जीवन की, मैं अपना गुजर बसर कर रही हूँ अपना। तो आप लोगों की कम्युनिटी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम लोगों की, सब लोगों के साथ वो समस्या होती है। हम लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों करते हैं। क्या हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं है? क्या हमने इस संसार में पैदा नहीं हुए? हमें भी हमारी माँ ने ही पैदा करा। जैसे हर किसी आम इंसान को, हर व्यक्ति को, जैसे कि मान लो जानवर हैं, वो भी, कुत्ते बिल्ली भी, वो भी अपना पैदा करते हैं औलाद को, तो अपने सीने से लगा के रखते हैं, अपने समाज में रखते हैं। वो जब एक कुत्ता कुतिया अगर किसी बच्चे को पैदा करते हैं तो वो भी अपने झुंड में रखना चाहते हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं, फिर भी हम लोगों को ठुकरा देते लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो इस चीज़ को लेकर के बहुत खिलाफ़ हूँ। परिवार जिस भी किन्नर बहन के साथ में
ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। किसी का भी घर वाले, किसी का भी परिवार वाले, किन्नर कोई अपनी मर्जी से कोई किन्नर नहीं बनता। मैं किसी लड़के को बोलूँगी कि भैया आप ये सूट पहन लो, ये कान नाक में पहन लो, ये काम करो, तालियां बजाओ, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। सिर्फ हम किन्नर बैन कर सकती हैं बस, क्योंकि हम लोगों की तो स्टार्टिंग ही लाइफ हमारी दुखों से स्टार्ट होती है और दुखों में ही अंत होता है हमारा। तो आप लोगों के साथ कैसे भेदभाव होते हैं, ऐसे छुआछूत या फिर उल्टे सीधे कमेंट, मतलब किस तरीके का? बहुत लोग तो मना कर देते हैं। मैं सिग्नल पे मांगती हूँ, रेड लाइट मांगती हूँ, तो बहुत लोग, मैं जाती हूँ गाड़ी में तो मना करते हैं, अरे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो किन्नर हैं और मज़े लेते हैं। बहुत लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, हमारा तो काम ही यही है। हम तो ढीठ बन जाते हैं, फिर मांगना तो पड़ता ही है। तो सिस्टम से जुड़ी सबसे बड़ी परेशानी क्या है आप लोग, जो सिस्टम आप चाहते हो कि थोड़ा सिस्टम बदले हमारे लिए? हमारे लिए सरकार को सुविधाएं करनी चाहिए, जैसे आम इंसान को दे रहे हैं, आम लेडीज़ों को दे रहे हैं, जैसे हम ट्रांसों के लिए भी सुविधाएं देनी चाहिए। हमें भी राशन मिलना चाहिए, हमारा भी राशन कार्ड बनने चाहिए, हमें भी एक एक कमरा देना चाहिए सरकार को, जो हम अपना जीवन काट लें। हम भी तो वोट देते हैं, ये तो है नहीं कि खाली लेडीज़ और जेंट्स ही वोट देते हैं, ट्रांस भी वोट देते हैं। और ट्रांसों की बहुत ज़्यादा संख्या है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा किन्नर भी हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार आदमी और लेडीज़ से ही चल रही है, किन्नर भी सपोर्ट करते हैं, किन्नर भी वोट देते हैं। किन्नरों के साथ फिर ये भेदभाव क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सरकार को। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने स्कूल में पढ़ाई भी किया 8वीं तक और आप जॉब भी करती थी, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को शिक्षा और रोज़गार के लिए कुछ अलग से कानून लाना चाहिए आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग शिक्षा भी प्राप्त कर सको और कुछ परेशानी भी ना हो और रोज़गार भी अपना कर सको, इज्जत से कमाओ, इज्जत से खाओ? काम तो हर कोई ट्रांस करना चाहती है, बट लेकिन ना इतना सारा परेशानी क्या होती है? बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं ना, इस वजह से कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि हर कोई उल्टा सीधा कमेंट कर जाता है किन्नरों को कि ये ऐसे हैं, इनके बस का नहीं है। और अगर कोई कंपनी वाला भी लगा लेता है ना किसी ट्रांस को, तो अड़ोस पड़ोस वाली कंपनी वाले होते हैं ना, वो टॉर्चर करते हैं, वो बहुत कमेंट करते हैं, वो देख किन्नर है, वो ऐसा है, वो है। तो इंसल्ट की वजह से किन्नर लोग नहीं जाते कंपनियों में काम करने। ना ही किसी शॉप पे अगर काम करूँगी ना मैं, तो दूसरी शॉप वाला ना कमेंट करेगा उसे कि यार तूने किन्नर को लगा रखा है, देख। और अड़ोसी पड़ोसी दुकान वाले होंगे ना, वो भी आके मजाक करेंगे हम लोगों से। ये लोग बाग कहते हैं कि अगर जैसे कि मान लो मुझे कहीं जाना है और मुझे नाइट हो गया, मतलब लमसम 9-10 बज गया, अगर मैं जिस भी रूट से जाऊंगी, जहाँ भी बाज़ार में जाऊंगी, तो लोग वह जानबूझ के ही छेड़ देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा मैं सरकार से अपील करती हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, सरकार से दरख्वास्त लगाती हूँ, हम ट्रांसों के साथ ऐसा ना किया जाए। क्योंकि ना अगर ट्रांसों के साथ ऐसा किया जाता है, लोग वह ज़बरदस्ती कमेंट करते हैं, छेड़ते हैं, तो किन्नर, तुम्हें पता ही है किन्नर क्या करते हैं। और फिर बाद में कहते हैं लोग कि किन्नर ऐसे करते हैं, बदतमीजियाँ, किन्नर गालियाँ देते हैं, किन्नर छीन के ले जाते हैं, किन्नर लड़ाई झगड़े करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, माँ बाप नहीं देखते, भाई बहन नहीं देखते, हर किसी को पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। लेकिन सरकार ये नहीं समझती कि किन्नरों को भी तो ये लोग बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, किन्नरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पता नहीं क्या क्या अश्लील हरकतें करके जाते हैं, वो सरकार नहीं देखती। सरकार को वो नहीं पता है कि किन्नरों का भी तो कोई वजूद होता है, किन्नर भी तो एक इस दुनिया का एक हिस्सा है। किन्नर के साथ ऐसा क्यों करते हैं लोग बाग? लेकिन किन्नर के साथ करेंगे तो किन्नर क्या करेगा? किन्नरों का सपोर्ट में कोई नहीं होता है। किन्नर खुद ही अपनी दुनिया बनाते हैं, किन्नर खुद ही अपनी दुनिया में जीते हैं और अपने हाथ पैरों की आस करते हैं और किसी की आस नहीं करते। कोई सरकार भी साथ नहीं देती तो फिर किसकी आस करेंगे? अपना कमाना है, अपना खाना है, तो फिर अपना ही वजूद बनाना होता है किन्नरों को। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो किन्नर हैं, वो उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो नज़रिया है, वो जो भी करते हैं, इसका कहीं ना कहीं समाज जिम्मेदार है। उन्होंने ऐसा बना दिया है, उनको करने के लिए मजबूर किया, मजबूर करते हैं लोग, आम जनता मजबूर कर देती है। हम नहीं चाहते, हमारे लिए भी किसी की बेटी है तो हमारी भी बेटी है, किसी का लड़का है तो हमारा भी भाई है, वो हमारा भी बेटा है। हम भी बच्चे को बच्चा बोलते हैं, माँ को माँ बोलते हैं, बाप को बाप बोलते हैं। और ये नहीं है कि एक को बोले, हम सारी समाज को एक जैसा लेके चलते हैं। जैसे फैमिली में एक बाप होते हैं, माँ होती है, बच्चे होते हैं, बेटा होता है, बेटी होती है, ऐसे ही हमारे लिए भी ये हमारी फैमिली है। सारा इंडिया के लोग, हमारे बच्चे, हमारे माँ, हमारे बाप, सारे भाई बहन, सारे हमारे तो सारे रिश्ते यही होते हैं, सबको माँ बाप भाई बहन बनाते हैं। लेकिन किन्नरों के साथ जो गलत करते हैं ना, तो किन्नर भी गलत करते हैं। देखो, हर कोई करता है अपने बचाव के लिए, तो पता नहीं कौन क्या से क्या करता है।
तो आप समाज से और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? आपको क्या मतलब सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? मदद की, सम्मान की, किस चीज़ की? हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिले और किन्नरों की जितनी महिलाओं को मदद मिलती है उतनी किन्नर को भी, और वो जितनी भी जैसे महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है उतनी किन्नर को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि किन्नर भी इस दुनिया का एक हिस्सा है। और वो भी अगर थर्ड जेंडर पास करा है, ट्रांसजेंडर को जो बिल पास करा था मोदी जी ने, मेरा मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि किन्नर को भी उसी नज़र से देखो जो कि एक महिलाओं को उस नज़र से देखते हैं हर कोई जनता, और महिलाओं को जितना सम्मान मिलता है उतना किन्नर को भी मिलना चाहिए। मेरा यही उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है मेरी मोदी जी से, श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है कि किन्नर को भी ऐसे ही सम्मान मिलना चाहिए समाज में। जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, सब तो नहीं, क्योंकि अब लोगों की सोच बदल रही है, कुछ हद तक लोगों की सोच बदल गई है तो वो उतना भेदभाव नहीं करते, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर को गलत नज़र से देखते हैं। उनसे आप क्या कहना चाहिए? बहुत लोग होते हैं, गंदे होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति ख़राब होती है, जो सोचते हैं गंदा गंदा सोचते हैं अपने मन में और गंदे गंदे कमेंट करके चले जाते हैं। कोई चलता फिरता पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। अब मैं बोल नहीं सकती क्योंकि ये एक मीडिया ना एक पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ होता है और मीडिया के सामने मैं चीज़ें नहीं बोल सकती। जो हमारे साथ में जो हरकतें होती हैं, जो हमारे साथ अश्लील लोग वो हरकतें करके जाते हैं, हम बता नहीं सकते मीडिया में। इतने गंदे गंदे लोग हैं दुनिया में। लेकिन मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे घर में भी बहन होंगी, तुम्हारे घर में भी माँ होंगी, तुम्हारे घर में भी भाई है, तुम्हारे घर में भी माँ बाप हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किन्नर भी एक इस दुनिया का हिस्सा है, हमारे साथ ऐसा मत करो। बस यही रिक्वेस्ट है मेरा सरकार से और इन लोगों से। तो मैम, आप उन पेरेंट्स को, उन माँ बाप को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनके बच्चे ट्रांसजेंडर निकलते हैं? तो मैं उन माँ बहनों को यही कहना चाहूँगी, उन माता पिता को यही कहना चाहूँगी, जिसका भी बच्चा अगर ट्रांस है और उसके अंदर ये सब चीज़ है तो उनको परेशान ना करे और कोई अड़ोस पड़ोस वाला भी उन्हें कमेंट ना करे, क्योंकि ना बहुत स्टार्टिंग से ही अगर आप उनका साथ नहीं दोगे तो आगे चल के वो क्या करेंगे। वो अपने आप को, बहुत लोग हमारी किन्नर बहनें सुसाइड कर लेती हैं, है नहीं, कोई किसी ट्रेन के आगे आ जाती है, कोई अपना घर परिवार छोड़ देती है। ऐसा मत करो। देखो आपने पैदा करा है तो उसे निभाना सीखो। अगर कोई बच्चा तुम्हारा गलती से विकलांग हो जाता है उसे भी तो आप रखते हो। ये तो एक किन्नर है, इसको भी प्यार से गले लगा के रखो। पता नहीं तुम्हारा साथ तो ये मरते दम तक देंगे। आजकल के बेटे भी नहीं देते, बेटियां भी नहीं देती हैं, लेकिन किन्नर तो बहुत साथ देते हैं, अपने परिवार के लिए जी जान लुटा देते हैं। लेकिन किन्नर की फीलिंग समझोगे तो अगर आपको एक ताकत दी जाए समाज में एक बदलाव करने की, तो आप क्या चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? मैं क्या बदलाव करूँगी दी, हमारी लाइफ ऐसी कट गई और बहुत सालें कट गई, मेरी 30-40 साल कट गई। अब क्या बदलाव करूँगी? मैं जैसी हूँ वैसी रहना दे मुझे सरकार। और मेरी अपील है सरकार से कि हम लोगों को इतना ना सताए, हर कोई उल्टा सीधा कमेंट करके जाता है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों को भी थोड़ा सा मतलब इस दुनिया में, समाज में हम लोगों को भी इज्जत दे सरकार। तो अगर हम बात करें कि आगे आने वाले ट्रांसजेंडर जनरेशन की, तो आप उन बच्चों के लिए क्या सपना देखते हैं? उन लोगों के क्या, अब यहाँ से आगे तो बहुत सारे रूल, बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारी मतलब NGO चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं, खोली जा रही हैं। सरकार भी खोल रही हैं, बहुत सारी NGO खुल गए हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारी किन्नरों के लिए सब कुछ है। लेकिन ये तो अपनी अपनी इच्छा की बात है, कौन क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, कौन क्या नहीं करना चाहता है। घर में अगर बेटा भी होता है, बेटी भी होती है, तो उनके पेरेंट्सों को काम है, माँ बापों को काम है पढ़ाना लिखाना, उन्हें वहाँ तक पहुँचाना। और वो तो अपने आप ही बच्चे अपना हुनर चुनते हैं कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, है नहीं, अपना आने वाला कल कैसे बिताना है, वो तो बच्चे खुद ही डिसाइड लेते हैं ना। हाँ, कुछ जगह पे देखा जाता है जो किन्नर कम्युनिटी के लोग होते हैं उन्हें शुभ माना जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उन्हें बुलाकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, वो खुशी का पूरा माहौल बनाया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? बहुत लोग तो उसमें भी बहुत सारे ड्रामा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। और हम ट्रांसों को तो काम ही है, जैसे किसी का घर मकान बना, किसी ने नया दुकान लिया, किसी ने मकान लिया, किसी के बच्चा हुआ, किसी के शादी हुआ, तो हम खुशी के माहौल में जाते हैं, अपने नृत्य दिखाते हैं, लोगों से जो भिक्षाएँ होती हैं वो भिक्षाएँ लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं, खुशियाँ दे के आते हैं, आशीर्वाद दे के आते हैं और बहुत सारी दुआएं दे के आते हैं। उसी में अपना जीवन काटते हैं हम लोग। तो
उस वक्त जो लोग आपको खुशी से खुद बुलाते हैं बहुत लोग और आपके साथ नाचते गाते हैं, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, ये हमें मतलब अंदर से ना खुशी का एक वो होता है, उमंग जगती है हमारे अंदर कि हमारा एक परिवार का हिस्सा है ये भी। हमें अपनी आप खुशी खुशी बुलाया, हमें खाना खिलाया, हमें जो भिक्षा दी, हमें नाच गाना करवाया, खुदों ने नाच गाना करा, अच्छा लगता है हमें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे बात करके हमने बहुत सी चीज़ें जानी जो हम सिर्फ दूर से देखकर नहीं समझ पाते थे कि सच में इनकी ज़िंदगी कैसी होती होगी कैसी नहीं, लेकिन आपसे बात करके बहुत सी चीज़ें पता चली। मैं पूरे भारतवासी के नागरिकों को दिल से दुआएं देती हूँ, माता रानी सबको अच्छा रखे, इनका बेड़ा पार लगाए माता रानी, इनके बच्चे जच्चे जीते रहे। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई भी कभी भी ना किन्नरों को परेशान मत करना और किन्नरों की दुआई लेना, कभी किन्नरों के साथ में अत्याचार ना करना और ना ही किन्नरों के का अपमान करना। सारे हिंदुस्तान के देशवासियों से मेरा यही प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है, सबको दुआएं देती हूँ, माता रानी सबको अच्छा रखे, लेकिन कभी किसी किन्नर को ना सताएं, इतना ही रिक्वेस्ट है मेरा सारे देशवासियों से। मेरा नाम जानवी है और मैं प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ, गीता कॉलोनी से। गीता कॉलोनी से। तो मैम सबसे पहले आप हमें अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए कि आपका जो बचपन था वो कैसा बीता और बड़े होने के बाद आपने क्या कुछ सहा, क्या कुछ हुआ आपके साथ? सहने को तो बहुत कुछ सहा, जिसकी फैमिली ही सहलवाती है तो फिर उसे समाज भी ठुकरा देता है, ठीक है। तो बचपन से ही ऐसी हरकतें होती है, कोई माँ पेट से नहीं बनता या जन्म से नहीं बनता, हरकतें होती है, एक माँ ही होती है, वो सवार होती है। और मैंने अपनी स्टडी भी करी है, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस लाइफ किन्नरों में आऊँ, बट मुझे फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया, मुझे घर से निकाला गया। और घर से निकालने के बाद जब इंसान कहीं जाएगा तो किसी रोड और किसी ठिकाने पे ही जाएगा, तो या फिर अपने जैसों पे जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसी थी, मुझे पता है कि मैं एक किन्नर हूँ, है ना। मेरी फीलिंग जो है एक लड़कियों वाली है, किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। अगर कोई किसी को सपोर्ट देता है तो कोई आगे बढ़ता है, ठीक है। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ, एमए मेरा पॉलिटिकल साइंस में बैक आ गई थी तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट। अगर मुझे कोई सपोर्ट देता तो मैं कुछ बन पाती ना कुछ कर पाती। किसी की सपोर्ट के लिए ही किसी की ज़रूरत होती है, पैसे से भी होती है या साथ से भी होती है, ठीक है। तो मेरे पास तो कुछ ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर रोड पर आई, रैन बसेरे में रुकी, अपना पेट गुजारा करा, क्योंकि पेट है तो सब कुछ है। बस फिर पेट भरा, फिर ऐसे करते 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 जानकारियाँ बढ़ गई और पहचान बन गई, बस। तो आपकी क्या उम्र थी जब आपको पता चला कि आप इस समाज से अलग हैं? मेरी उम्र 13 होगी, 13 प्लस होगी मेरी उम्र, कि मुझे पता है कि मेरी फीलिंग एक मेल से फीमेल्स वाली है। तो उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ? क्या महसूस हुआ? यही महसूस हुआ कि मैं एक लड़की हूँ, लड़कियों की तरह रहूँ, लड़कियों जैसी जीन्स पहनूँ, बाल बढ़ाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो धीरे धीरे मैंने ऐसे करना भी चालू करा। फिर मगर मैंने अपने घर वालों को भी बताया, फैमिली को, कि मैं ये हूँ, मेरा इलाज कराया जाए या फिर मुझे किसी कंसल्टेंट के पास लेके जाए। तो कोई सपोर्ट नहीं दिया मेरे फैमिली ने, क्योंकि 3rd क्लास से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तभी तो मैं यहाँ पर रोड पे हूँ ना। तो आपने बताया कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आपने स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, फिर कॉलेज में। हाँ। तो वो आपका स्कूल और कॉलेज का जो दौर था, उस सब में आपने क्या फेस किया? बहुत ज़्यादा फेस किया। मैं बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, उनसे ट्यूशन की फ़ीस लेके जब मैं अपनी ट्यूशन की फ़ीस भरती थी, बहुत ज़्यादा फेस किया, बहुत ज़्यादा फेस किया। एक बॉयज़ लुक में रह के और फिर गर्ल्स की तरह हरकत करना, तो आपको पता है कैसे पत्थर मारे जाते हैं, मीठा बोला जाता है, चक्का बोला जाता है। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, मगर नहीं चाहती थी कि मैं एक किन्नर हूँ। मैं नहीं बताना चाहती थी मैं एक किन्नर हूँ, कि मैं नहीं जाऊँगी इस लाइन में। फिर भी मैं पढ़ी लिखी, मैं सोच रही कोई जॉब लग जाएगी। मेरी मेडिकल फार्मेसिकल में जॉब भी लगी 12,000 रुपये में, वहाँ पर मैंने जॉब भी करी है।
ठीक है। मगर वहाँ पर भी वही टॉर्चर रहा, किसी ने मेरे साथ खाना नहीं खाया, ये है, ये मीठा है, ये किन्नर है, ये वो है। तो ऐसे भेदभाव नहीं होने चाहिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ, भेदभाव वाला नहीं कुछ होना चाहिए। तो स्कूल में भी आप लोगों के साथ भेदभाव होता था, लोग आपके साथ भेदभाव करते थे? हाँ, स्कूल में भी होता था, कॉलेज में भी सबसे लास्ट में बैठना, कोई फ्रेंड नहीं था, बस अकेले ही रहना। और अकेले रह के घुट के जीने से अच्छा है कि खुल के जिए। तो ये इस लाइफ में आई, अपने आप को चेंज किया, ठीक है, और पहचान बनी, सब कुछ। अब मैं रेंट पे रहती हूँ, ना मेरी फैमिली से मतलब है, ना मुझे उनसे मतलब है। मेरे भाइयों ने मुझे धक्का मार के भगाया, ठीक है। तो कि ये किन्नर है, मम्मा से बोला कि इसे चुन लो या हमें चुन लो, ठीक है। तो मेरी मम्मा ने उन्हें चुन लिया और मैं चली आई। मैं फुटओवर ब्रिज पे रात के टाइम सोई, फिर अगली सुबह हुई तो अगला सवेरा मेरा नया आया और मैं आज आपके सामने जो कुछ भी हूँ बैठी हुई हूँ। जो आप लोगों की कम्युनिटी है वो एक साथ काम करती है, मतलब जैसे आप लोग रेड लाइट एरिया पर, ट्रेनों में, बसों में मांगते हैं, तो वो क्या पूरा ग्रुप होता है, वो पहले से डिसाइड करके जाते हैं कि हमें यहाँ जाना है, इनको वहाँ जाना है? हाँ, वो पहले से ही डिसाइड होता है, थोड़ा बहुत 4-5 लोगों का कि हमें यहाँ पर जाना है। अब हम यहाँ पर हैं तो हम यहाँ पर 5 जने हैं, 5 से हम 6 नहीं हो सकते, ये डिसाइड है, ठीक है। और किसी के इलाके में हम नहीं जा सकते। जैसे मैं यहाँ छोड़ के किसी और बत्ती पे मांग सकती हूँ, तो मुझे वहाँ पर भी नहीं मांगने देखने का अधिकार है। जहाँ पर जो है वो वहीं पर ही रहेगा। बस यही सरकार के दरख्वास्त करती हूँ मैं तो। जैसे रूटीन बाय रूटीन ये सब चीज़ हटा रहे हैं, जैसे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, है ना, तो उनके लिए एक संस्था खोली जाए, वहाँ पर वो अपना काम करे, कोई खर्चा पानी मिले तो अपना रहन बसेरा या अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें फैले ना। तो जैसा कि आपने बताया कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आपने पढ़ाई की इतनी ज़्यादा, तो क्या कुछ आपके मन में था कि मैं पढ़कर आगे कुछ बनूंगी? हाँ, मेरे मन में था, मैं पढ़ूंगी तो मैं या तो टीचिंग लाइन में जाऊंगी या एक वकील की लाइन में जाऊंगी। मगर मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। पढ़ाई के लिए ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पैसे की भी ज़रूरत होती है। मैं बच्चों को 2-2, 3-3 साल के 3-3, 4-4 साल के बच्चों को पढ़ाती थी। उस समय पे 300, 200, 100 ऐसे मिलते थे और वो मैं अपनी ट्यूशन की फ़ीस दिया करती थी उस समय पे। तो जैसे मैम, हमारे समाज में ट्रांसजेंडर के साथ बहुत ही भेदभाव होता है, तो आप समाज से क्या कहना चाहेंगी? समाज से तो यही कहना चाहूँगी कि ये भेदभाव वाला सिस्टम या कुछ भी है, ये ख़त्म कर देना चाहिए। हम भी एक इंसान, हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ भी है, कोई ग्रेजुएशन भी कर रखी है किसी ने, है ना, किसी के सपने भी होते हैं। तो मैं सरकार से ये चाहती हूँ, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैम, आप सरकार और समाज से किस चीज़ की उम्मीद करती हैं ज़्यादा, मदद की या सम्मान की? सम्मान की। सरकार से क्या मदद चाहेंगी कि शिक्षा और रोज़गार के लिए कि सरकार क्या करे? सरकार करे कि एक रूटीन बाय रूटीन, अगर मेल्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है तो एक ट्रांसजेंडर के लिए भी एक डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, एक संस्था खोलनी चाहिए जिससे वो वहाँ पर काम कर सके। अगर एक ट्रांसजेंडर मेल्स के साथ में करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, वो मेल्स ही भाग जाएगा वहाँ से, या फिर या ताने मारते या आपसी में प्रेम भाव नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसी संस्था खोलनी चाहिए जहाँ पर ट्रांसजेंडर हो, हमारे जैसे हो, हमसे थोड़ा बहुत काम लिया जाए रूटीन बाय रूटीन। जैसी कोई 3rd क्लास है, 1st क्लास है, 2nd क्लास है, उस तरह से उनसे काम लिया जाए और उन्हें ऐसी मनी दी जाए और वो अपना रहन बसेरा करें। तो ये तो अपना आप ही ख़त्म हो जाएगा। फिर मांगना खाना तो अपना आप ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक
तरीके से आप लोग मजबूर हैं मांगने के लिए क्योंकि रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है और कोई सपोर्ट नहीं है मांग। तो आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ ये महसूस करते हैं इस समाज में रहकर, और आप लोगों से यही अपील है कि इन्हें अलग नज़र से ना देखकर उसी सम्मान और इज्जत के साथ देखा जाए जितना कि इस समाज में आम नागरिक को देखा जाता है। और ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक एहसास था, ये बताने का कि हर इंसान को इज्जत और सम्मान के साथ जीने का हक है। और अगर आज की हमारी ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ नारद न्यूज़ नेटवर्क। कैमरामैन मनीषा के साथ मैं अंजलि।